हेलो गाइस। सो ये ट्यूटोरियल आपका जो है ये क्लास 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि क्लास के अंदर जो है स्टैटिक वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स आपका कब और कैसे जेवीएम के अंदर क्रिएट होते हैं और कहाँ क्रिएट होते हैं। ठीक है। पार्ट 2 के अंदर हम अपना लेसन 3 को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास के अंदर हम लोग इंस्टांस मेथड स्टैटिक मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड को क्रिएट करने के लिए आपको उस मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप देखिए ये कॉल मेथड है। राइट नाउ ये जो कॉल मेथड है अभी ये इंस्टांस मेथड है। ठीक है। अगर इसी मेथड के आगे मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा दूं तो ये मेथड मेरा स्टैटिक मेथड बन जाता है। ठीक है। दूसरा, किसी मेथड को स्टैटिक बनाने के लिए उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है। जैसे इंस्टांस किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाने के लिए उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है। सेकंड थिंग, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने इन वेरिएबल्स के केस में देखा था, उसी तरीके से स्टैटिक मेथड को यूज करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली क्लास नेम से यूज कर सकते हैं, बट विद इन द सेम क्लास अगर एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को यूज करना चाहता है या कॉल करना चाहता है तो उसे क्लास नेम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका मेन मेथड है जो ये स्टैटिक है। तो अगर इस मेथड के अंदर अगर मैं इस कॉल मेथड को कॉल करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं। ठीक है, लाइक दिस। सो मुझे क्लास नेम की भी जरूरत नहीं है। बट अगर मैं इस कॉल मेथड को किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज करना चाहता हूं, से सपोज ठीक है, यहां पे मेरा कोई मेथड है, से सपोज void। ओके, इस मेथड के अंदर, इस फू मेथड के अंदर जो आपका टेस्ट1 क्लास के अंदर है, अगर मैं इसके अंदर इस कॉल मेथड को कॉल करना चाहता हूं जो कि स्टैटिक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस क्लास के नेम के थ्रू इस कॉल मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो अगर मैं सिर्फ कॉल मेथड लिखूं तो कंपाइलर मुझे कंपाइल टाइम एरर देता है और बताता है मेथड कॉल इज अनडिफाइंड फॉर टाइप टेस्ट1। इससे दोस्तों एक और चीज आपको पता चलती, इस एरर से ही आपको पता चलती कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने क्लास नेम यूज नहीं किया है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट मेथड की कॉलिंग के अंदर यूज नहीं किया, मींस क्लास नेम डॉट मेथड नेम नहीं किया है, या कोई आपने ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपाइलर है उस मेथड को उस क्लास के अंदर ही सर्च करने की कोशिश करता है। ठीक है। जैसा कि इस केस में देखिए, अगर हम कॉल मेथड को कॉल करते हैं तो यहाँ पे कंपाइलर आपको एरर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो है इस कॉल मेथड को, जिस क्लास के अंदर आपका ये मेन मेथड है जहाँ पे आपने इस कॉल मेथड को कॉल किया, उसके अंदर ही जाके सर्च करता है, और इस केस में यहाँ पे उसको कॉल मेथड मिल जा रहा है और वो स्टैटिक है, और स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है कंपाइलर। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इस केस में भी आपका कंपाइलर बाय डिफॉल्ट तो क्या करेगा, इस कॉल मेथड को इस टेस्ट1 क्लास के अंदर सर्च करेगा। बट आप देखिए टेस्ट1 क्लास के अंदर कॉल बोल करके कोई मेथड नहीं है। सो आपका कंपाइलर आपको एरर दे रहा है और वो बता रहा है कि मेथड कॉल इज अनडिफाइंड फॉर टाइप टेस्ट1। ओके। सो अगर आप इस स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास नेम यूज करना पड़ेगा, लाइक दिस। नाउ यू कैन यूज इट, स्टैटिक टेस्ट कॉल।
ठीक है। सो इस तरीके से आप स्टैटिक मेथड्स को क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्लास नेम से यूज कर सकते हैं। क्लास नेम से डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। ओके, सो आपका जो है ये देखिए यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी एक प्रोग्राम करते हैं अभी हम लोग 1, और इस स्टैटिक मेथड के अंदर है से सपोज 2। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, या मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ये सुना है कि वो इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे 1 और 2। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि स्टैटिक मेथड्स अपने आप कॉल हो जाते हैं जब कोई क्लास फर्स्ट टाइम लोड होती है। जेवीएम उनको स्टैटिक मेथड्स को अपने आप कॉल कर देता है। सो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही थंब रूल है, वो ये है कि कोई भी मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो चाहे इंस्टेंस मेथड हो। कोई भी मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है। अब आप बोलेंगे तो मेन मेथड क्यों कॉल हो जाता है? सो मेन मेथड क्यों कॉल होता है? क्योंकि आपके जेवीएम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जब पहली क्लास लोड होगी, या वो क्लास जो आप जेवीएम को इन्वोक करते समय यूज करते हैं, जब वो क्लास लोड होती है तो जेवीएम उसके अंदर एक मेन मेथड को सर्च करता है जो स्ट्रिंग टाइप एरे आर्गुमेंट लेता है, जो स्टैटिक हो जो पब्लिक हो, और वो उस मेथड को कॉल कर देता है। यहाँ पर दोस्तों फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि इवन आपका मेन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो जाता है। आपका मेन मेथड इज कॉल्ड बाय जेवीएम, इस वजह से वो कॉल होता है। बट आपका मेन मेथड किसी और स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करता है। आपका मेन जेवीएम सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड को कॉल करता है, इसके अलावा और वो किसी मेथड को कॉल नहीं करता है। ठीक है, और कोई भी स्टैटिक मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है। आपका मेन मेथड कॉल होता है क्योंकि उसकी कॉल जो है आपकी जेवीएम के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, सो इस केस में अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, और ये स्टेटमेंट और ये मेथड कभी भी कॉल नहीं होगा। क्यों कॉल नहीं होगा? क्योंकि इसको कहीं से कॉल किया नहीं गया है। सो अभी देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। देखिए इसका आउटपुट सिर्फ 1 आया है। ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है? ये मेथड कॉल नहीं हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है, तो मैंने इसको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक और छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं, कब स्टैटिक के अंदर इंस्टांस को यूज कर सकते हैं, इंस्टांस के अंदर स्टैटिक को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे इंस्टांस मेथड, इंस्टांस वेरिएबल देखे हैं, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स देख लिए हैं। आगे हम जाएंगे तो हम इनिट ब्लॉक देखेंगे, स्टैटिक ब्लॉक देखेंगे, फिर आगे और आगे जाएंगे तो हम स्टैटिक इनर क्लासेस देखेंगे या इंस्टांस इनर क्लासेस देखेंगे। ओके, तो किस चीज को कहां पर आप यूज कर सकते हैं, कहां पर नहीं यूज कर सकते, ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन ए वेरी जनरल टर्म। ठीक है, मैं आपको इस चीज को एक बहुत ही जनरल टर्म में समझाता हूं। अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप हमेशा सही कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे और सही क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। और वो बहुत ही सिंपल सी चीज है। सो देखिए वो क्या है। ओके,
जावा के अंदर देखिए, जब एक क्लास आप बनाते हैं, जैसे सपोज ये मेरी क्लास है, एक क्लास के अंदर जो है 2 स्कोप होते हैं। कौन कौन से स्कोप होते हैं? इंस्टेंस स्कोप, ओके, इंस्टेंस स्कोप एंड स्टैटिक स्कोप। ठीक है, इंस्टेंस स्कोप होता है और स्टैटिक स्कोप होता है। अब सिंपल रूल को समझ लीजिए। ठीक है, सिंपल रूल ये है, स्टैटिक स्कोप के अंदर क्या चीजें आ सकती हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स आ सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स आ सकते हैं, आपका स्टैटिक ब्लॉक आ सकता है, स्टैटिक इनर क्लासेस आ सकती हैं। इंस्टेंस स्कोप के अंदर क्या चीजें आ सकती हैं आपकी? इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेथड, इनर ब्लॉक्स, इनर क्लासेस। ओके, सिंपल जो आपका थंब रूल है वो ये है कि क्लास के इंस्टेंस स्कोप के अंदर आप क्लास की सिर्फ और सिर्फ दूसरी इंस्टेंस स्कोप की चीजों को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंस स्कोप के अंदर आप स्टैटिक स्कोप की चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, कहने का क्या मतलब है? अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक मेथड है, तो आप इसको डायरेक्टली आप इंस्टेंस मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। बट इंस्टेंस स्कोप की बट लेट मी रिपीट दैट। जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि आप इंस्टेंस स्कोप की किसी भी चीज को, ठीक है, इंस्टेंस स्कोप की किसी भी चीज को, चाहे वो आपका इंस्टेंस मेथड हो, चाहे वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो, उसको आप स्टैटिक स्कोप के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है या आपकी क्लास के अंदर एक इंस्टेंस मेथड है, तो आप इन दोनों को स्टैटिक स्कोप के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं बाय एनी मींस। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं बाय एनी मींस, मींस डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के तो आप यूज कर ही सकते हैं, बट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। बट स्टैटिक स्कोप की किसी भी चीज को, चाहे वो आपका स्टैटिक वेरिएबल हो, चाहे वो आपका स्टैटिक मेथड हो, आप उसको डायरेक्टली इंस्टेंस स्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर आपके पास कोई स्टैटिक अगर आपके पास जो है कोई स्टैटिक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को आप डायरेक्टली इंस्टेंस मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टैटिक मेथड है
तो आप इस मेथड को डायरेक्टली इंस्टांस स्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं, इंस्टांस मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं। सो इंस्टांस स्कोप की चीजें सिर्फ और सिर्फ इंस्टांस स्कोप के अंदर ही रहती हैं, बट स्टैटिक स्कोप की चीजें स्टैटिक के अंदर भी यूज हो सकती हैं और वो फ्लो करके इंस्टांस स्कोप के अंदर भी जा सकती हैं डायरेक्ट यूज के लिए। ठीक है, इसका रीजन क्या है मैं आपको पहले लेसन में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टांस स्कोप की चीज को यूज करेंगे, से सपोज मैं इस वेरिएबल को यूज करता हूं x, या आई एम सॉरी, मैं इस वेरिएबल को यूज करता हूं y, या मैं वेरिएबल z को यूज करता हूं, तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा अगर मुझे कंपाइलर इस चीज को अलाउ कर देगा। क्यों डेंजरस हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है जब ये कॉल मेथड कॉल हुआ है, कॉल आप करेंगे, कॉल होगा, तो स्टैटिक टेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है। और आपको पता है जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता है क्लास का, इंस्टांस वेरिएबल्स इनिशियलाइज या क्रिएट नहीं होते हैं, उनको मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। सो जब y और z के लिए मेमोरी ही एलोकेट नहीं है, तो अगर आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन कर देंगे तो आपका JVM उस ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करेगा? ठीक है, सो इसी वजह से वो डायरेक्ट रूल बना दिया गया है कि आप इंस्टांस स्कोप के अंदर स्टैटिक स्कोप के अंदर इंस्टांस स्कोप की किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, बट स्टैटिक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इंस्टांस मेथड है, आप उसके अंदर फ्री हैं इस स्टैटिक वेरिएबल को, इस x को यूज करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है, आपने सीख लिया है कि ये जो x वेरिएबल है कब क्रिएट हो जाएगा? जैसी आपकी क्लास लोड होगी। सो अगर आपकी क्लास जब लोड होगी, x तो अवेलेबल रहेगा, और जब आप कॉल मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो x अवेलेबल रहेगा। सो अगर आप कुछ ऑपरेशन x के ऊपर कर रहे हैं तो आपका JVM उसको परफॉर्म कर पाएगा। सो ये एक चीज है, इसमें मैंने देखा बहुत बार जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, स्कोप के हिसाब से कोई भी चीज इंस्टांस स्कोप के अंदर है तो वो चीज क्लास की दूसरी इंस्टांस स्कोप के अंदर ही डायरेक्टली यूज हो पाएगी। ओके, अगर जो है स्टैटिक कोई चीज है तो वो क्लास के अंदर डायरेक्टली स्टैटिक स्कोप के अंदर भी यूज हो सकती है और इंस्टांस स्कोप के अंदर भी यूज हो सकती है। सो इसको ध्यान में रखिएगा, और ये जो रूल है ये हर जगह अप्लाई होगा। ओके, ओके, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, यहां पे देखिए मैंने y को यूज किया है, यहां पे भी y को यूज किया है और यहां पे भी y को यूज किया है, बस दोनों में डिफरेंस है। ये y क्या है? ये डायरेक्ट यूज हम इसको कहते हैं। ठीक है, आप जब भी बुक्स में पढ़ेंगे या कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है डायरेक्ट यूज। बट ये जो है ये डायरेक्ट यूज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट बना करके y को हमने यूज किया है। दोनों में डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस क्या है? ये y मतलब क्या है? आई डोंट नो। ठीक है, ये किस ऑब्जेक्ट का y है? आई डोंट नो, बट आई नो अगर इस कॉल मेथड को मोहित ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो ये मोहित का y होगा, अमित ने कॉल किया तो ये अमित का y होगा।
दिनेश ने कॉल किया तो ये दिनेश का y होगा। अगर इस कॉल मेथड को जो है सुनील ने कॉल किया तो ये सुनील का y होगा। दैट इज अ डायरेक्ट यूज। ओके, बट यहां पर ये जो y है ये हमेशा इस T2 का है। ओके, दिस इज नॉट डायरेक्ट यूज। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेंस मेथड्स के अंदर डायरेक्ट यूज पे बिलीव करते हैं, डायरेक्ट यूज किया करते हैं, तभी हमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स का पता चलता है। ओके, सो अभी हमने देखा स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में और स्टैटिक मेथड्स के बारे में। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मुझसे जो है ऑलमोस्ट हर क्लास में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay, now say suppose this y variable is static. Okay, यहाँ पे हमने किया t1 dot y equal to 22. ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा। फिर आप बोलते हैं कि नहीं, स्टैटिक वेरिएबल को तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यस, आप स्टैटिक वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बट जब आप उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करते हैं तो उसका एक्चुअली आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने कॉल किया है, बट अगर आप नहीं करते ये तब भी चलता। ठीक है, अगर आप नहीं करते ये तब भी चलता, आपने किया दैट्स फाइन, बट लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपने t1 डॉट y यहां पे किया है और y आपका स्टैटिक स्कोप के अंदर है। ओके, आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस y को जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर लिया, बट एक्चुअल में आपकी JVM के लिए ये y क्लास के ऊपर ही कॉल होता है। ठीक है, आपने तो इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया है, बट जब ये स्टेटमेंट JVM के पास जाएगा, मींस जब ये कंपाइल हो जाएगा और आपका कंपाइलर इसको बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देगा और JVM जब उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो एक्चुअली ये आपका JVM इसको स्टैटिक टेस्ट डॉट वाई की तरह ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू हाउ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ रखते हैं, लेट मी गेट माय पेन हियर। आपने किया है यहाँ पे t1.y। अभी आपका JVM इस स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा, सर्टेनली इसके अंदर चेक करेगा इस स्टेटमेंट के अंदर कोई कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर नहीं है, चेक करेगा। इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आपका कंपाइलर क्या करेगा, t1.y ये चेक करने के लिए कि ये y ये कंप्लीट स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं, मींस t1 के ऊपर आप y वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए आपका जो कंपाइलर है
वो कहाँ जाएगा? T1 जो है किस क्लास का रेफरेंस है? किस क्लास का रेफरेंस है? स्टैटिक टेस्ट का रेफरेंस है, तो वो स्टैटिक टेस्ट क्लास के अंदर जाएगा और देखेगा कि यहाँ पे क्या कोई y नाम से वेरिएबल है या नहीं, y नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है या नहीं। वो देखता है हाँ यहाँ पे एक y नाम से वेरिएबल है, बट साथ में वो ये भी देखता है कि ये जो y वेरिएबल है ये क्या है? स्टैटिक है। ओके, सो आपका कंपाइलर क्या करेगा, वो ये एज्यूम करेगा, उसको लगेगा कि शायद जो है मेरे डेवलपर ने जो है गलती से इस y को जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर दिया है या रेफरेंस के ऊपर कॉल कर दिया है। सो आपकी इस गलती को वो सही करेगा और इस y को t1.y को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्टैटिक टेस्ट डॉट वाई इक्वल टू 22 में कन्वर्ट कर देगा, वो उसको इस चीज में कन्वर्ट कर देगा। सो जब आपके जेवीएम के पास आपका ये स्टेटमेंट जाएगी तो एक्चुअली उसके पास स्टैटिक टेस्ट डॉट वाई ही जाती है। आपको लगता है कि आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर लिया है या यूज कर लिया, स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर आपने एक मेथड को कॉल कर लिया, बट ऐसा होता नहीं है। आपका जेवीएम, आपका कंपाइलर उसको वो जो रेफरेंस जिस टाइप का होता है उससे रिप्लेस कर देता है। सो T1 किस टाइप का रेफरेंस था? स्टैटिक टेस्ट। सो आपका कंपाइलर उसको स्टैटिक टेस्ट डॉट वाई से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब हम इस चीज को प्रूफ कैसे करें कि ऐसा एक्चुअल में होता है नहीं होता है? राइट, लेट्स प्रूव दैट कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या नहीं। ओके, यहां पे देखिए, लेट्स डू दिस। स्टैटिक T1 के अंदर मैंने नल असाइन कर दिया है, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैंने नल असाइन कर दिया, मींस T1 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए मैंने क्या किया, T1.y इसके अंदर मैंने क्या असाइन कर दिया है? 22। ठीक है, राइट क्लिक करता हूं मैं और इस प्रोग्राम को रन करता हूं। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए, क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का? आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है और उसके अंदर अगर नल पड़ा हुआ है और अगर उस रेफरेंस के ऊपर अगर आप उस रेफरेंस को यूज करते हैं, उस रेफरेंस के ऊपर अगर आप किसी मेथड को कॉल करते हैं, किसी इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करते हैं, तो आपका जेवीएम एक एक्सेप्शन थ्रो करता है जिसका नाम है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये आप सबको पता है, ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपकी जो अजम्पशन है कि आपने इस स्टैटिक वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर लिया है और आपका जेवीएम ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहा है, तो इस केस में आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना चाहिए, क्योंकि T1 जो रेफरेंस है वो तो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है। सो देखते हैं, आई एम सॉरी, सो एक्चुअली हम कोई एक्सेप्शन नहीं आई है, बट फिर भी हम इसको क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया तो आपका कंसोल पे कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। ओके, ये देखिए 22 प्रिंट हुआ, बट कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आई। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आप एक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहे हैं या रेफरेंस के ऊपर कॉल कर रहे हैं और वो रेफरेंस नल को पॉइंट कर रहा है, तो जावा के रूल के हिसाब से जितना कुछ हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपका आना चाहिए, बट नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके कंपाइलर ने जब इस कोड को
इस कोड को या इस कोड को कंपाइल किया और उसने देखा कि y जो है स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसने t1 को रिप्लेस कर दिया स्टैटिक टेस्ट से। वो रेफरेंस जिस टाइप का था उससे रिप्लेस कर दिया। इस वजह से नहीं आया आपका नल पॉइंट एक्सेप्शन। बट अभी मैं ये करके दिखाता हूं आपको। वो जो मेरा वेरिएबल था उसको मैंने इंस्टांस वेरिएबल बना दिया। और आपको पता है ये मैंडेटरी रूल है कि स्टैटिक वेरिएबल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इंस्टांस वेरिएबल्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर ही यूज करना है। वो रूल है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, देखिए क्या गया आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया? क्योंकि ये रूल है कि इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज करने के लिए, कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। सो देखिए आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। बट अगर ये वेरिएबल स्टैटिक है तो आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने एक रेफरेंस के ऊपर या आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको कॉल किया है, स्टैटिक वेरिएबल को यूज किया है। बट ऐसा नहीं होता है। आपका कंपाइलर स्मार्ट है और वो आपके रेफरेंस को उस रेफरेंस का जो क्लास टाइप है उससे रिप्लेस कर देता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए अभी कोई नल पॉइंट एक्सेप्शन नहीं आया। आपको लग ही रहा होगा ऐसा तभी हो रहा होगा जब ये T1 रिप्लेस हो जाए आपका स्टैटिक टेस्ट से, स्टैटिक टेस्ट डॉट वाई, एंड यहाँ पे भी स्टैटिक टेस्ट डॉट वाई, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये हमेशा नल पॉइंट एक्सेप्शन देगा। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कंस्ट्रक्टर। ओके, सो एक क्लास के अंदर हमने इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस मेथड को पढ़ लिया, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड्स को कवर कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद हम देखेंगे इनिट ब्लॉक एंड आफ्टर दैट स्टैटिक ब्लॉक। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या है? जैसा आपको पता होगा, आपने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा होगा, सी में तो नहीं होते कंस्ट्रक्टर, सॉरी, कि कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। आपको उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन है। अब आइए देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स कैसे क्रिएट होते हैं। पहला जो रूल है आपका कंस्ट्रक्टर्स बनाने का, वो ये है कि कंस्ट्रक्टर्स का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होना चाहिए। पहला रूल है कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होता है। ये है, कंस्ट्रक्टर का नेम, क्लास का नेम सेम होता है। सो अगर आप इस तरीके से अपनी क्लास के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर्स, सेकंड रूल, कंस्ट्रक्टर्स का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब कंस्ट्रक्टर्स का रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसका मतलब आप इस नेम के पहले जो आपने ये लिखा हुआ है, इसके पहले आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, नॉट इवन वॉइड। ओके, सो बट अगर आपने लिख दिया तब क्या होगा वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं देखता हूं,
ओके, एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूं T1 का। T1 का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सॉरी, क्लास टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट किया T1। तो क्या होगा अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, JVM उस क्लास के अंदर अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग। वो हो सकता है, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं भी आपको ये बोलूंगा कि एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर को आपका JVM ऑटोमेटिकली कॉल करता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सो इस केस के अंदर जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इस स्टैटिक टेस्ट क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है। सो आपका JVM अभी हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। आप देखिए, हमने कहीं से भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, आपका JVM ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। ओके, ओके, देखिए क्या प्रिंट हुआ सबसे पहले, इन कंस्ट्रक्टर। ओके, इसके बाद एंड ऑफ द मेन। सो अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है इन कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब क्या है, आपके JVM ने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। अब आप देखिए, इस कंस्ट्रक्टर को तो मैंने कहीं कोड के अंदर कॉल किया नहीं अपने, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। यस, क्योंकि आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस वजह से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर इसका मैं रिटर्न टाइप दे दूं इस कंस्ट्रक्टर का, देन व्हाट विल हैपन। आप देखिए, यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर है, एक सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टर है जिसका एक रिटर्न टाइप है, तो वो कोई कंपाइल टाइम या उसका कोई भी रिटर्न टाइप वॉइड है, इंटीजर, फ्लोट है, कुछ भी है, तो वो कंपाइल टाइम एरर नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये इंटरव्यूज के अंदर इस टाइप की चीजें पूछी जाती है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। बट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसके बाद कि अगर हम अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए, इसका आउटपुट क्या है, एंड ऑफ मेन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ इस बार। बट मैंने भी आपको बताया था कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर हमेशा हमेशा कॉल होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो JVM ने उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए श्योर कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा। तो क्या वो स्टेटमेंट गलत है या वो स्टेटमेंट गलत थी? नहीं, वो स्टेटमेंट एकदम सही है। बट आपका ये मेथड, ये कंस्ट्रक्टर कॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने इसके आगे एक रिटर्न टाइप दे दिया है, और जैसे ही आपने इस कंस्ट्रक्टर के आगे रिटर्न टाइप लिखा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं रह गया है, अब ये एक मेथड बन गया है। ठीक है, क्योंकि आपका रूल है, आपका रूल कहता है कि जावा के अंदर मेथड्स का रिटर्न टाइप होना चाहिए, मस्ट है, मैंडेटरी है। बट कंस्ट्रक्टर्स का रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। ओके, बट जावा के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये कहता हो कि आप एक क्लास के अंदर
एक ऐसा मेथड नहीं बना सकते हैं जिसका नेम क्लास के नेम की तरह ना हो, ऐसा कोई रूल नहीं। सो जावा के अंदर आप एक ऐसा मेथड बना सकते हैं जिसका नाम और क्लास का नेम सेम हो। तो क्योंकि आपने इसके आगे रिटर्न टाइप दे दिया तो ये मेथड बन गया और मेथड का नेम और क्लास का नेम सेम हो सकता है। सो अब ये क्योंकि एक मेथड है तो अगर आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे और क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है तो अगर आपने इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल नहीं किया है तो ये कॉल नहीं होगा। ओके, सो दिस नीड टू बी क्लियर। नाउ कम टू दिस अगेन बैक हियर। अब ये क्योंकि मैंने रिटर्न टाइप हटा दिया है तो अब ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया है। अभी हम इसको रन करेंगे अगर तो देखिए वापस से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और अपने आप कॉल हुआ, ऑटोमेटिकली कॉल हुआ। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस? अगर अभी तक हम लोगों ने काफी सारे प्रोग्राम लिखे और हर प्रोग्राम के अंदर हमने देखा है कुछ कुछ चीजें सीखी हैं, बट मैंने अभी तक कभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था क्लास के अंदर, बट मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था। व्हाट अबाउट दैट? तब कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था? या अगर मैं अपना जो है लास्ट एग्जांपल लूं, अब इस केस में आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है ये तो मेथड बन गया क्योंकि इसके आगे रिटर्न टाइप है। तो इस केस में अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, इस केस में अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और क्या कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टर 100% कॉल होगा। जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है, दैट इज फॉर श्योर। सो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सो लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। सो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने अपनी क्लास के अंदर अगर आपने अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो आपका कंपाइलर आपके लिए एक कंस्ट्रक्टर बना देता है जब वो आपकी क्लास को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, बाइट कोड के अंदर उसको ट्रांसलेट करता है। ओके, और JVM जब आपके प्रोग्राम को रन करता है और जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो मेमोरी एलोकेट करने के बाद वो उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओके, सो कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टर तो हमेशा कॉल होगा ही होगा। ठीक है, और आपकी क्लास के अंदर एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर हमेशा रहता है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो मैंने भी आपको बताया है ये सही है या नहीं। ठीक है, सो हम इस चीज को कैसे देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया वो सही है या नहीं, कि अगर आपने अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो JVM आपको जो है कंपाइलर आपको जो है आपके लिए जब आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है तो उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा देता है। ये हम देखेंगे। अब हम कैसे देख सकते हैं? ये हम बाइट कोड के थ्रू देख सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो ये देखिए मेरी क्लास है जिस क्लास का नाम है स्टैटिक टेस्ट। अभी हम इस स्टैटिक टेस्ट का बाइट कोड देखने जा रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे जाऊँगा। सो आप यहाँ पे देखिए मेरी क्लास का नाम क्या है? स्टैटिक टेस्ट। यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल पड़ी हुई है स्टैटिक टेस्ट नाम से। ठीक है, ये डॉट क्लास फाइल है, इसका मतलब इसके अंदर बाइट कोड होगा।
आपके जो कंपाइलर है उसने इस सोर्स कोड को जो है बाइट कोड में ट्रांसलेट करके वहाँ पे रखा हुआ है। सो अब हम देखेंगे कि इस डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या है। मैंने आपको जो है लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है जावा के अंदर बाइट कोड कैसे देख सकते हैं। सो मैं वही करने जा रहा हूँ। ओके, बाइट कोड रीड करने के लिए डॉट क्लास फाइल से हमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ती है दोस्तों? जावा पी माइनस verbose एंड देन नेम ऑफ द क्लास जिसका आप बाइट कोड देखना चाहते हैं। ओके, लाइक दिस, एंटर कीजिए। सो आप देखिए ये जो आपने सोर्स कोड लिखा है, आपके कंपाइलर ने इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट किया है बाइट कोड में, और वो बाइट कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये तो आपका मेन मेथड है, आपको देख के ही लग रहा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो दिस इज मेन मेथड। ये कांस्टेंट पूल है, सो दैट्स फाइन। बट व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है? ये है एक्चुअली आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आपके कंपाइलर ने आपके बाइट कोड के अंदर लिखा है आपकी क्लास के लिए, इस स्टैटिक टेस्ट क्लास के लिए जो लिखा है। देखिए, पब्लिक स्टैटिक टेस्ट, मैंने आपको बताया था कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। बट अगर आप देखिए, आपने कोई भी जो है इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, राइट? बट फिर भी यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी जेवीएम ने, आपके कंपाइलर ने जो है आपके कोड के अंदर, आपके बाइट कोड के अंदर, आपकी डॉट क्लास फाइल के अंदर ऐड कर दिया आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था इस क्लास के अंदर। ओके, चलिए थोड़ा सा और एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इस क्लास के अंदर ही मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, इंटीजर एक्स। ओके, अभी आप देखिए एक कंस्ट्रक्टर बन गया है यहाँ पे जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेता है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप अपनी क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो कंपाइलर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देगा, आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, राइट? सो क्योंकि अब इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपको देखिए यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रही है। और वो क्या कंपाइल टाइम एरर, अगर आप इस एरर को पढ़ें तो क्या है? द कंस्ट्रक्टर स्टैटिक टेस्ट ब्रैकेट इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि इस बार आपने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। सो आपके कंपाइलर ने आपको क्योंकि आपने जो है कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो आपके कंपाइलर ने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिया। सो अभी ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट हो गई है ये वाली। सो अगर मुझे इसको जो है कंपाइल करवाना है प्रोग्राम को तो मुझे इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल पास करना पड़ेगा। बट अभी ये मेरा पॉइंट नहीं है। नाउ लेट्स सी कि अभी इस स्टैटिक टेस्ट का डॉट क्लास फाइल कैसी दिख रही है। ठीक है, इसका बाइट कोड के अंदर क्या है। फिर मैं वापस से जो है सेम कमांड रन करता हूं, जावा पी माइनस वर्बो स्टैटिक टेस्ट। ओके, देखिए आप मेन मेथड है यहाँ पे, बट इस बार देखिए, ये देखिए स्टैटिक टेस्ट, यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे देखिए।
यहाँ पे देखिए आप स्टैटिक टेस्ट जो इंटीजर टाइप पैरामीटर लेता है। आप देखिए मैंने क्योंकि इस अपने मेथड कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी देखिए कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो बाइट कोड है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इस कंस्ट्रक्टर का है जो यहाँ पे बना हुआ है, राइट। और देखिए इंटीजर टाइप लेता है, तो इस कंस्ट्रक्टर का एक आर्गुमेंट ले रहा है कंस्ट्रक्टर इंटीजर, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार आपको इस क्लास के अंदर कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, ओके। अब यह ध्यान में रहेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका कंपाइलर ऐड करता है आपकी डॉट क्लास फाइल के अंदर, और वो तभी करता है जब आपने एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है अपनी क्लास के अंदर, ओके। अभी देखिए हमने ये बना दिया, तो यहाँ पे कब एरर आ रही है, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? क्योंकि अब क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है जो एक इंटीजर टाइप पैरामीटर लेता हो। तो अगर इस कोड को कंपाइल करना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब हम फिर से बाइट कोड को देखते हैं। ये देखिए इस बार ये सेम इसी तरीके से लग रहा है। इसका मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइट कोड जो है ये इसी सोर्स कोड का है। पहली चीज तो ये चीज तो एटलीस्ट अब कंफर्म हो गई होगी। और ये बाइट कोड है। अब इसके अंदर ये जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं, इनका एक मीनिंग होता है। मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। बट अगर मैं इसको हटा दूं तो अभी क्या होगा? इस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? आपका कंपाइलर अब इसके आपकी डॉट क्लास फाइल के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा। देखते हैं वो ऐड करता है नहीं करता है। देखिए उसने सेम उसी टाइप का कंस्ट्रक्टर जो हमने पहले बनाया था उसी टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया है, बट उसको पब्लिक एक्सेसिबिलिटी के साथ बनाया है। सो अभी तक शायद आपने ये पढ़ा होगा, बट आज आपने देख भी लिया है कि अगर क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपका कंपाइलर आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, ठीक है। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक होता है। देख लीजिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पब्लिक होता है, ये देखिए, ओके। और वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है, यहां पे जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है और वो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता है। अगर आपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है इस टाइप से, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओके। और बस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है आप अपने इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और एक और चीज है कि कंस्ट्रक्टर आपका क्लास के अंदर इंस्टांस स्कोप के अंदर आता है। अभी जब मैंने आपको बोल दिया वो इंस्टांस स्कोप के अंदर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टांस वेरिएबल्स को, इंस्टांस मेथड को, स्टैटिक वेरिएबल्स को, स्टैटिक मेथड को, हर चीज को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्लास की, ओके। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और मैं आपको जो है उसका कंप्लीट फ्लो दिखाऊंगा कि जब एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो जेवीएम उसको कैसे कॉल करता है और कैसे वो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है, वो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ओके। सो इस क्लास के अंदर
now say suppose I have two variables, integer x and integer y. और इसके अंदर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है z integer m. ओके, यहाँ पे हमने कर दिया x इक्वल्स टू z. ओके, क्योंकि अगेन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे जो है कंपाइल टाइम एरर अभी क्यों आ रही है, क्योंकि जो है यहाँ पर हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है. तो अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो कंपाइलर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कंपाइलर को वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है जो कुछ भी पैरामीटर नहीं लेता, तो वो एरर दे रहा है. वो बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर दिस इज अनडिफाइंड. ओके, सो इस कोड को कंपाइल करने के लिए हमें यहाँ पर एक कुछ पैरामीटर्स, इंटीजर टाइप पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे. तो अगर हम इसके अंदर इंटीजर पैरामीटर पास करते हैं तो देखिए आपका कोड कंपाइल हो गया. ठीक है, अभी हम इसको जो है इस प्रोग्राम को रन करेंगे. ओके, और फिर समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है और JVM उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करता है. सो इस प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो आपको कैसे रन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा जावा स्टैटिक टेस्ट. जब आप ये स्टेटमेंट लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, JVM का एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, JVM आपका इन्वोक होगा, और जब JVM इन्वोक होगा तो आपकी मेन थ्रेड के लिए वो एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और मेथड्स की इंफॉर्मेशन रखने के लिए या क्लास की इंफॉर्मेशन रखने के लिए वो एक मेथड टेबल क्रिएट करेगा. ओके, अभी सबसे पहले क्या होगा, आपका JVM इस क्लास को लोड करेगा, स्टैटिक टेस्ट को कहाँ पे लोड करेगा, मेथड टेबल के अंदर लोड करेगा. इस तरीके से देखिए आपकी क्लास लोड हो गई आपका मेथड एरिया के अंदर. इसके बाद क्या होगा, वो इस क्लास के ऊपर इस क्लास के अंदर सर्च करेगा कोई मेन मेथड है जो स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड हो. तो यहाँ पे हमने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है. तो आपका JVM इस मेन मेथड को कॉल कर देगा. ओके, मेन मेथड कॉल हो गया. इसके बाद क्या होगा, देखिए आपका JVM इस स्टेटमेंट में आएगा. जैसे वो इस स्टेटमेंट में आएगा, बिकॉज ऑफ दिस न्यू क्या होगा, आपका JVM स्टैटिक टेस्ट टाइप का एक मेमोरी एलोकेट करेगा. और वो मेमोरी कहाँ पे एलोकेट करेगा, हीप के अंदर, जिसको हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. सो आपका JVM मेमोरी एलोकेट किया उसने किस टाइप का, स्टैटिक टेस्ट टाइप का. सो स्टैटिक टेस्ट टाइप के जो मेमोरी एलोकेट करेगा तो कितना बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, 8 बाइट का. 8 बाइट का क्यों, क्योंकि जावा के अंदर इंटीजर 4 बाइट्स के होते हैं, तो 4 + 4 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा. एक का नाम होगा x और दूसरे का नाम होगा y. मेमोरी एलोकेट करने के बाद आपका JVM जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू देता है. लाइक आपका इंटीजर जो होता है उसको 0 देता है, फ्लोट्स 0.0, रेफरेंस वेरिएबल्स को नल, कैरेक्टर्स को /u000 लाइक दैट.
ठीक है, हर एक बिल्डिंग टाइप का एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, वो उसको असाइन कर देता है। सो बिकॉज़ इस टाइम मेरे x और y इंटीजर हैं, तो उनको 0, 0 असाइन कर देगा। 0, 0 असाइन करने के बाद वो क्या करेगा? इस मेमोरी का जो रेफ़रेंस है, वो रिटर्न करेगा, जो आपने कहाँ पे स्टोर कर लिया है? इस T1 रेफ़रेंस के अंदर, जो किस टाइप का है? स्टैटिक टेस्ट टाइप का ही है। सो इसके अंदर से सपोज़ वो जो रेफ़रेंस है, वो कुछ इस तरीके से है 0, 1, 1। सो हम इन जनरल क्या कहते हैं इस चीज़ को कि T1 हमारा इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके? ये होने के बाद आपका JVM क्या करता है? वो इस ऑब्जेक्ट के, इस स्टैटिक टेस्ट के एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओके? कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है मतलब, और ये हमेशा होता है। जब भी ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट होगा, हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हमेशा, हमेशा, हमेशा। अभी तक मैंने इस चीज़ को आपको नहीं पिछले डायग्राम्स में नहीं दिखाया था, पिछली क्लासेस के अंदर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा नहीं था। ओके? सो अभी क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया है, अब देखिए क्या होगा। ये होने के बाद, रेफरेंस असाइन होने के बाद, आपका JVM इस क्लास के अंदर जाएगा। किस क्लास के अंदर? स्टैटिक टेस्ट क्लास के अंदर जाएगा। उसके अंदर देखिएगा क्या इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है जो 2 इंटीजर पैरामीटर लेता हो। वो ऐसे-ऐसे करके सर्च करेगा, तो देखेगा हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। तो वो क्या करेगा आपका JVM? वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ओके? और कंस्ट्रक्टर्स की कॉलिंग भी ठीक उसी तरीके से होती है जैसे आपकी मेथड्स की कॉलिंग होती है। टेस्ट। ओके? कंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी दिस रेफरेंस होता है, और इस दिस के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? जिस रेफरेंस के ऊपर या जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। सो इस केस में अभी जो है हमारा कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है? इस T1 के लिए, और इस ऑब्जेक्ट के लिए, और इसका रेफरेंस T1 के अंदर है। सो इवेंचुअली इस दिस के अंदर क्या होगा? 0, 1, 1। दिस मीन्स, विच मीन्स ये जो दिस है वो इस ऑब्जेक्ट को, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ओके? बट अभी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा है। सो उसकी वजह से क्या होगा? ये 5 जो है इस Z के अंदर असाइन होना है, और ये जो 8 है वो इस M के अंदर असाइन होना है। ओके? आपका JVM क्या करेगा? 2 लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेगा। एक का नाम होगा Z, जो इंटीजर टाइप का होगा, और ये वेरिएबल्स कहाँ क्रिएट होते हैं? क्योंकि लोकल वेरिएबल्स हैं, तो लोकल वेरिएबल्स हमेशा इस टैग के अंदर क्रिएट होंगे। इसके अंदर क्या जाएगी वैल्यू? 5। दूसरा वेरिएबल क्रिएट होगा M, इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी? 8। ओके? सो जब आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, ये स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तो इस टाइप से आपका JVM दिखाई देगा। ओके? नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये वाला Z क्योंकि इनिशियलाइज था, डिक्लेयर था इस लोकल स्कोप के अंदर, सो ये इसको जो है आपका कंपाइलर चेंज नहीं करता है JVM के एग्जीक्यूशन के लिए। बट क्योंकि आपका JVM इस X को इस लोकल स्कोप के अंदर रिजॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि X नाम से कोई जो है लोकल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है यहाँ पे, तो उसको, इस X को जो है आपके कंपाइलर ने किस में चेंज किया था? दिस डॉट। ओके? सो जब आपका JVM इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, सो क्या होगा? दिस जिसको रेफर कर रहा है उसके अंदर एक X नाम से वेरिएबल है, आप उसके अंदर क्या असाइन कर दीजिए? जो Z की वैल्यू है। सो Z की वैल्यू क्या है? 5।
तो इस एक्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका 5। ओके, सो आप देखिए आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ और उसने आपके ऑब्जेक्ट को जाकर के इनिशियलाइज कर दिया। उसने क्या किया, उसने आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपका इस तरीके से जेवीएम दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्या होगा, आपका जेवीएम इस स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है। सो वो इस फ्रेम को बाहर निकाल देगा। सो इसके अंदर जितनी भी चीजें वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आपका एग्जीक्यूशन वापस से यहां पर आएगा। सो इस तरीके से देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जेवीएम के अंदर। मेमोरी एलोकेट हुई, डिफॉल्ट इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यूज मिली, इसके बाद जो है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए आप। इसके बाद जो है आपका जेवीएम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर मेन मेथड एंड हो जाता है। सो आपका ये भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका ये स्टैक फ्रेम भी, और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कंस्ट्रक्टर्स गेट कॉल्ड बाय जेवीएम। सो जो चीजें मैंने आपको बताई उनको ध्यान में रखिएगा। और अगर जो है यहाँ पे आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा, सेम सीक्वेंस होगा, बट इस केस में आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जो आपका जेवीएम आपके लिए आपका कंपाइलर आपके लिए क्रिएट करेगा। ठीक है, आपका कंपाइलर जो आपके लिए क्रिएट करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, सो आप हमेशा याद रखिए, अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के अंदर नहीं बनाया है तो आपका कंपाइलर आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है, जैसा कि हमने देखा है। सो क्योंकि आपने सब चीजें पढ़ ली हैं और आपको अच्छे समझ में आती है तो आपको दिखना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। अभी इस क्लास के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बोलेंगे हाँ हमें कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो जिनको जावा नहीं आती है वो उनको दिखाई नहीं देगा, बट जिनको जावा आती है उनको दिखाई देगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर है दोस्तों, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या पैरामीटर लेता है, कुछ पैरामीटर नहीं लेता। उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, पब्लिक होती है। ओके, गुड। सो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर खत्म किया। ओके